नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। मैं एक महिला हूं और एक महिला होने के नाते मैं एक फेमिनिस्ट भी हूं। जी हां, मैं महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की बात करती हूं। मैं महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हूं। मैं चाहती हूं कि हर घर में एक बच्ची जन्म ले, वो पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने माता पिता का और अपना नाम रोशन करे। मैं चाहती हूं कि इस देश की हर महिला सशक्त हो, सुरक्षित हो। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं ये भी चाहती हूं कि जो कानून हम महिलाओं को सुरक्षा और ताकत देने के लिए बनाए गए हैं, हम उनका गलत इस्तेमाल ना करें। वो हमारी ताकत के लिए बने हैं, पुरुषों को कमजोर बनाने के लिए नहीं। वो इसलिए नहीं बने कि हम किसी भी पुरुष को जिसने कोई गलत काम नहीं किया है उसे झूठे इल्जामों में फंसाएं, उसका घर परिवार, उसकी जिंदगी, उसका करियर सब कुछ बर्बाद कर दें। और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे पुरुष ऐसे कानूनों की भेंट चढ़ रहे हैं जिनका गलत इस्तेमाल बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं। आपको अपने पति से कोई भी समस्या हो, आप अलग हो जाइए, आप रिश्ता तोड़ दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, लेकिन कम से कम अलग होने का आधार झूठा ना हो। पुलिस में और अदालतों में आप अपने पति पर झूठे इल्जाम ना लगाएं, और ऐसे इल्जाम जो उसको खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दें। 2009 में सैयद मखदूम ने एक वीडियो बनाकर खुदकुशी की थी। 2024 में अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का एक वीडियो और एक लंबी चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की है। और इन 15 सालों में और भी बहुत सारे आदमियों ने झूठे इल्जाम, झूठे केस, अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान होकर अपनी जान दे दी। अतुल सुभाष के इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिसने उनका वीडियो देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अतुल अकेले नहीं हैं और पहले नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अतुल की कहानी ऐसी आखिरी कहानी हो। क्या इस देश में हालात बदलेंगे? क्या पुरुषों के खिलाफ हो रहा कानूनों का ये दुरुपयोग कभी बंद होगा? और अगर होगा तो कैसे? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं एक महिला जो कि एक मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, दीपिका नारायण भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुख की बात यह है कि मैं इनसे कुछ अच्छे हालातों में शायद मिलकर बहुत लंबी बातचीत करना चाहती थी इसी इशू पर, लेकिन हम इस समय बहुत दुखद परिस्थिति में मिल रहे हैं। आपकी अतुल के परिवार में किसी से बात हुई दीपिका? हाँ ऋचा, मेरी विकास जी से बात हुई है, विकास भैया से बात हुई है। हालांकि उनका परिवार इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन डाउन है। विकास भैया से बहुत थोड़ी सी बात हुई थी, और क्योंकि मैं इस समय चाहती हूँ कि वो जितना अतुल की बात रख सकते हैं लोगों के सामने उतना रखें, तो मुझे लगता है कि हमारा उनके साथ कनेक्ट करना उतना ही पर्याप्त है इस समय कि हम उनको ये बोलें कि जहाँ वो चाहेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। तो मैंने विकास भैया को सिर्फ यही बोला कि भैया जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी हमारी संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है भैया, हम आपके साथ हैं। जब तक अतुल को न्याय नहीं मिलेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी जो अतुल के साथ हुआ है वो शायद मुझे लगता नहीं है कि उसने कोई भी गुंजाइश छोड़ी है हमारे को समझने में कि क्या हो रहा था। 1.5 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो। उसमें उनकी मानसिक स्थिति, मैं सही बताऊं, मुझे पूरा देखा नहीं गया, बट वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कितना परेशान है वो। यस ऋचा दी, सिर्फ परेशान नहीं है वो, बल्कि हैरान भी है। और उस हैरानगी में उसने हिम्मत तोड़ी नहीं है। उसने कहीं ना कहीं अपनी जान दी है समाज को, जो ये बहरा हो चुका समाज है, अंधा हो चुका समाज है, जहाँ पे शायद मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही पहलू की हम बात करते जा रहे हैं, बिना ये देखे कि एक दूसरा पक्ष भी है जिसके साथ गलत हो रहा है। वो उस समाज को जगाने के लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करके गया। मैं सच्ची में दी इसको सुसाइड नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं 12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, लेकिन इतना सोच के, इतना समझ के, इतना प्लानिंग करके मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ भी। और ऐसा कोई इंसान तभी कर सकता है जब उसके दिल में एक आग लगाने की, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को देकर ही अगर आग लगाने की उसमें एक लॉ जल रही हो, तब कोई ऐसा कर सकता है। और जिस तरह से उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है,
पूरे के पूरे एविडेंसेस A to Z, जो एविडेंसेस हमारे कानून को देखने चाहिए, बहुत पहले देख लेने चाहिए थे। तो हाँ, वो अपनी मौत में रख कर गया, क्योंकि बात इतनी सी मुझे लग रही है अतुल की कि भाई मेरी सुनवाई जहाँ कानून में होनी चाहिए, जहाँ न्यायालय में होनी चाहिए, जहाँ जजेस को देखनी चाहिए, वहाँ तो नहीं हुई। कम से कम मेरी मौत में देख लेना। और उनके जो अंतिम शब्द हैं वो ये भी है कि अगर ये सब सुन के देख के आपको लगे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए तो मुझे न्याय दिलवाना, और अगर नहीं मुझे न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियाँ कोर्ट के बाहर गटर में डाल देना। बहुत बहुत पेनफुल है। दीपिका, क्या होता है ना, आप ऐसा एक वीडियो देखते हैं, आपको बहुत कष्ट होता है। तो कल से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि अतुल ये वीडियो बनाता लेकिन जिंदा रहता, मतलब वीडियो बना के सारी पोल खोल देता सबकी क्या हो रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि आप इस सिस्टम को बहुत करीब से देख रही हैं। जब 12 साल से आप बहुत सारे केसेस पे काम कर रही हैं, तो आप ये भी तो देखती होंगी कि न्यायालय के अंदर क्या होता है। क्या आपको लगता है कि वो अगर जीते जी ये वीडियो बनाता और उसके जिंदा रहता तो क्या होता अतुल का? कुछ भी नहीं। आलोक मौर्य याद है ना, कितना मीडिया में हाईलाइट हुआ था। क्या हुआ? सिर्फ इतना हुआ कि शायद कोर्ट में लंबे समय तक धक्के खाने की बजाय एक कॉम्प्रोमाइज़ आपस में हो गया पहले ही, जो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है अपने आप में। बट मैं तो ऐसे केसेस बहुत आमतौर पे डालती रहती हूँ ऋचा दी। जीते जी अगर वो ये डाल देता तो उसके ऊपर 11वां केस आता डिफेमेशन का, और उसको कोर्ट जो है कोर्ट पनिश करता कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई कि तुम बाहर जाकर बात कर रहे हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ मनोज धनखड़ की स्टोरी। वो अपने बच्चे से बेचारा जुदा हो गया था जब उनका बच्चा शायद 2 साल का ही था। उनकी पत्नी आयरलैंड जाती है पढ़ाई के लिए और अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ के जाती है। नाना नानी के पास वो बढ़ रहा है बच्चा, और ये मनोज जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वो कोर्टों के धक्के खा रहा है अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। और अब हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस इंसान के पास दुनिया भर के प्रूफ्स हैं ऋचा दी, दुनिया भर के प्रूफ्स, जहाँ पे उसकी गलती नहीं है इस रिश्ते के ख़त्म होने में, बल्कि उसकी पत्नी की गलती है। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। उसके बाद चलिए कानून की प्रक्रिया को वो कोशिश करता है, धक्के खाता है, बेचारा 5 साल तक अपने बेटे को मिल नहीं पाता है। विजिटेशन ऑर्डर्स उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। मोहतरमा पहले बाहर रहती हैं, उसके बाद बाहरी जॉब पहले पढ़ती हैं, उसके बाद जॉब वहाँ पे ले लेती हैं। पहले इसको कहती हैं कि चलो बच्चा तुम ले लो, और उसी ग्राउंड्स पे डिवोर्स के लिए मान जाती हैं। फिर उसके बाद बोलती हैं कि नहीं बच्चा मैं तो तुम्हारे को कभी भी नहीं दूंगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेचारा इतना परेशान हो जाता है मनोज कि एक दिन अपने बच्चे को स्कूल के बाहर से ले जाता है घुमाने के लिए मनाली। 2 हफ्ते सिर्फ अपनी ज़िंदगी के वो अपने ही बेटे के साथ बिता पाता है, और उनकी पत्नी जो है सोशल मीडिया पे बवाल मचा देती हैं कि उनके बच्चे का किडनैप हो गया। रोहतक की पुलिस ऐसे मतलब छापे मार मार के मनोज को फिर पकड़ के वापस लाती हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं अपने पिता के साथ था, खुश था, और मेरे पापा के साथ मैंने बहुत समय से टाइम नहीं बिताया था, मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर गए थे। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ किडनैपिंग का केस कंटिन्यू होता है। बच्चा माइनर होगा, बच्चा माइनर है। हम लोग सोशल मीडिया पे उसकी कहानी बताते हैं, उसकी कहानी को सामने लाते हैं। जो थोड़ी सी सिंपैथी अभी तक बची थी कोर्ट में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके विजिटेशन राइट्स उससे ले लिए जाते हैं, वो कस्टडी का केस लूज़ कर देता है, उसकी पत्नी को डिवोर्स मिल जाता है। और आज के टाइम पे वो मनोज की जो स्थिति है, उसके पास ना वो पत्नी है जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, ना ही उसका बच्चा है जिसको उसने पागलों की तरह प्यार किया है, ना ही उसके पास इस जस्टिस सिस्टम से कोई रिलीफ है। इतना भी नहीं ऋचा दी कि हाई कोर्ट ये बोले कि हाँ भैया अपने बच्चे से वीडियो कॉल कर लो। नो, नथिंग। तो पुरुषों को तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी व्यथा सुनाने का भी हर्जाना ही भरना पड़ता है। मैं सुना देती हूँ बहुत सारी कहानियाँ, क्योंकि शायद मेरे में उतनी ज़्यादा हिम्मत है कि केसेस भी मेरे ऊपर अगर कोई कर दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतने टूटे हुए पहले ही होते हैं। तो अतुल अगर ये वीडियो पहले बना देता तो मुझे तो लगता है मीडिया में उसी का ट्रायल कर देते। ये क्योंकि कल से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था कि अतुल
इसको बना के मरने की क्या ज़रूरत थी, मरने की क्या ज़रूरत थी। और मैंने सोचा आपसे पूछूंगी। देखिए, हम लोग बार बार एक बात कहेंगे, मैंने शुरू में भी कहा, हम फेमिनिस्ट हैं, हम महिलाओं के अधिकार उन्हें मिले ये चाहते हैं। सदियों से जो महिलाओं के ऊपर जुल्म हुए वो खत्म हो, बलात्कार खत्म हो, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बच्चियों के साथ वो खत्म हो, ऑफिस में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं और इसीलिए ये कानून बनाए गए जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं वो गलत है। अगर आपके पति से आपका कोई झगड़ा है, आप बेशक डिवोर्स लीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, झूठे केस में उसको मत फंसाइए, अपने बच्चे से उसको मिलने की इजाज़त दीजिए। लेकिन दीपिका, आप 12 साल से जब ये सब लड़ रही हैं, तो मैं आपसे एक दो चीज़, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछूंगी, आप महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदार मानती हैं या जो वकील जो ये सब सिखाते हैं कि ये केस कर दो, और जो जज, जहाँ अतुल ने तो कितनी बड़ी बात कही कि जज ने कहा 5 लाख रुपए दे दो, वही पैसे जज ने, अगर ये बात सही है तो पत्नी से भी मांगे होंगे, जहाँ से ज़्यादा मिल गए उसके। तो आप किसको ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार मानती हैं ये जो हो रहा है इस देश में? मुझे नहीं लगता कि इसको बांटा जा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जितना 12 साल में समझा है ऋचा दी, जो एक फेमिनिन रूटेड नेचर जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, फैब्रिक चेंज हो गया है फेमिनिनिटी का, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो पहले एक, और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि महिलाओं में ही, पुरुष भी बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि पुरुष थोड़ा बेहतरी के लिए ज़्यादा अच्छा बदले हैं कि हमारे से पहले जो पिताजी की जनरेशन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑप्रेसिव थी, मुझे ऐसा लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे। आज का पुरुष बदला है थोड़ा बेहतरी के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं बदल रही हैं, बेहतरी के लिए भी बहुत बदली हैं, लेकिन गलत तरीके से एम्पावरमेंट में भी बहुत बदली हैं। मैं आपके सवाल का जवाब एक एग्जाम्पल से दूंगी। दिल्ली का एक केस है, दोनों पढ़े लिखे मास्टर्स पति पत्नी हैं, डिस्प्यूट उनका चलता है, दोनों बाहर से पढ़ाई या जॉब कर चुके हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, शादी नहीं चलती है, महिला ही थोड़ी सी अग्रेसिव है और इस चीज़ के आदमी के पास सबूत भी हैं। वो बाहर ही रहती थी बट अब इंडिया आके सब उन्होंने केस कर दिए डाउरी, हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ तो किया भी है। अपने देवर के ऊपर उन्होंने रेप का एलिगेशन लगाया है कि 2 साल पहले मेरे देवर ने मुझे कमरे में अकेला पाके मेरे साथ बलात्कार किया। उस इंसिडेंट का जिसका वो बता रही हैं कि किस इस महीने में कभी किया, डेट भी नहीं बता रही हैं, इस महीने में कभी किया, उसके लगभग जो नेचुरल में चीज़ें चलती हैं तब तो आप नहीं समझते हो ना कि इस तरह का एलिगेशन मैं कॉन्कॉक्ट करूँगी। रियलिटी में वो अपने देवर और अपनी देवरानी के साथ उन्हीं की जगह पे जाके अच्छी खासी हॉलीडे मना कर आई हुई हैं। उस चीज़ के फोटोग्राफ्स हैं, बहुत ही प्यारी सी चैट्स हैं उस टाइम पे जो हुई हैं डिस्प्यूट से पहले की। लेकिन आज वो कोर्ट में बकायदा खड़े होके एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि उनको बेल ना मिले उनके देवर को। और उनकी जो देवरानी है, अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ गुड़गांव में मेरे घर आके उनका पूरा परिवार, उनके जिसकी पत्नी है, ये उसके माता पिता जो हैं, जिसके फादर जो एक रिटायर्ड वेटरन है, उन्हें इस कंट्री को सर्व किया है, वो अंकल आंटी तो अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन ये जो देवरानी है, 1 घंटे वो लोग मेरे पास बैठे। ऋचा दी, उस लेडी की आंख से 1 सेकंड भी आंसू नहीं रुका। मैंने कहा प्लीज़ परेशान मत हो, हम पूरा आपके साथ हैं, बेल मिलेगी, हमारे को ज़रूर बेल मिलेगी, झूठा केस है, डेफिनेटली बेल मिलेगी। बट शी वाज लाइक हाउ कैन शी डू दिस। तो अब यहाँ पे कोई ये बोले कि वकील को ही सारा जिम्मेदारी ठहराओ कि उसने ये एडवाइस किया कि झूठा रेप केस भी लगा दो, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है भाई। वकील किसी के घर पे तो नहीं जाता ना ये बोलने की कि तुम इसके ऊपर केस करो। उनके पास जाती तो महिलाएं ही हैं कि हाँ हमारे को हमारा डिवोर्स केस चल रहा है या ये चल रहा है, हमारे को ये करना है। अगर उनको वकील बताता है कि तुम इतने लाख रुपए की डिमांड रखो, तो क्या उनमें बुद्धि नहीं है? क्या मैं आपको ये दिखाती हूँ, 1 करोड़ और 3 करोड़ की बात हो रही, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कितना दे पाएगा? ऋचा दी, ये देखो अवधेश यादव का सुसाइड नोट है, बैंकर था, 1 ही साल में अपनी जिंदगी को खो दिया उसने। यहाँ पे उसने लिखा है कि इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, सिर्फ मौखिक बयान, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ मौखिक है। क्या एक चांस नहीं मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का? सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट से मुझे मुजरिम बना दिया। पुलिस बैंक में आ गई,
मेरी अपनी रेपुटेशन जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ ख़राब हो गई, और सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट से मेरे पिता और भाई को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ले गए। मेरे परिवार, जिसको पूरी ज़िंदगी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको पुलिस के सामने विनती करनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी, जबकि उन्नति की एक भी बात सच नहीं थी, ना दहेज ना मारपीट। उन्होंने भी सुसाइड किया? उन्होंने भी सुसाइड किया। मैं वही कह रही हूँ कि अतुल पहले नहीं है। अतुल खेड़ा की बुक्स इनके रूम में थी जब मैं दी इनके परिवार का इंटरव्यू करके आई हूँ। ये केस मार्टर्स ऑफ मैरिज में है। इतना हाईली स्पिरिटेड बंदा, मैं पूरे पड़ोसियों का इंटरव्यू करके आई हूँ। वहाँ के बच्चे रो रहे थे मेरे सामने, कहते दीदी हम में से किसी को भी दिक्कत होती थी ना, अवधेश भैया के पास जाते थे, घंटों घंटों हमको समझाते थे, मोटिवेट करते थे। एक ऐसा मोटिवेशनल इंसान सुसाइड की तरफ ड्राइव हो गया। और इनके पिताजी और इनके भैया के ऊपर इनकी पत्नी ने, जब वो दहेज और ये मारपीट वगैरह सबके केस से कुछ निकलवा नहीं पाई, तो झूठा मॉलेस्टेशन का केस करा। कहाँ तक लड़े कोई बंदा ना, कहाँ तक लड़े कोई बंदा। तो अब वो जो महिला है जिसने मॉलेस्टेशन का केस लगाया, क्या उसको बुद्धि नहीं है? किसी के कहने से? अगर हम ये कहते हैं कि पुरुषों को समझना चाहिए, अब पुरुषों की अपब्रिंगिंग में कमी है, पुरुषों की मेंटालिटी में कमी है, पुरुष सेक्सिस्ट हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक बेहतर इंसान बनाएं, महिलाओं की तरफ उनकी सोच बदले। उसके दूसरे पक्ष में जब महिलाएं इस तरह का करती हैं कोई काम, तब हम बोल रहे हैं कि गलती महिलाओं की नहीं है, गलती तो सिस्टम की है, एडवोकेट की है। अरे क्यों भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों नहीं महिलाओं की तय कर सकते? अगर पुरुषों की हम तय करना चाहते हैं, और होनी भी चाहिए, राइट? तो सिर्फ कानून, या कानून तो देखो दिया आपने जो बोला वो सही है, महिलाएं सफर होती हैं, उनको जस्टिस की जरूरत है, महिला जज सिर्फ स्विफ्ट जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 3 करोड़ एलिमनी और महिला जज? मैं तो तब से कल से ये सोच रही हूँ कि महिला जज, हम कहते हैं महिला अधिकार हो, फेमिनिस्ट हो, ये वो। मैं दीदी, मैं तो डरती नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगी। हरियाणा के एक शहर में एक महिला जज है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितना भी झूठा केस ना हो, लेकिन वो 99.99% केसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं देती हैं, बेल रिजेक्ट करती हैं, कन्विक्ट कर देती हैं झूठे केसेस में। और मैं एविडेंस हूँ इस चीज की। किसी में 498 और डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी उनके पास केस हो, सब लोग ये बोलते हैं कि जब अगर ये महिला, इस जज जिस भी कोर्ट में है, तो पुरुषों के लिए मतलब भयावह सिनेरियो है। कितने ही प्रूफ्स आप रख दो सामने, जाने वो नफरत है पुरुषों के लिए या क्या है, लेकिन ये सच है। एक हो गई नफरत दीपिका, एक हो गया कि पैसे दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटल करा दूंगी। ये तो कितना डेंजरस है। यस, और होता है। अभी मेरे को बोलने में कोई दो राय नहीं है। अभी आपके पास जब मैं आ रही थी गाड़ी में बैठ के, तो मैं उसी महिला जज के दूसरे विक्टिम से बात कर रही थी। जी, उनको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है कि आप ये कंप्लाई करवाइए लोअर कोर्ट से। 3 बार कोशिश कर चुके हैं, नहीं कंप्लाई हो रहा है, क्योंकि पेशकार ने बोला 50,000 रुपए दो। उसने तो नाम लिया ना, कोई माधव। हाँ, पेशकार जो है, पेशकार। हाँ जी, सेम जज रीटा कौशिक जी। हम तो लिखेंगे हाई कोर्ट को कि इंक्वायरी बैठाइए, क्यों नहीं इंक्वायरी बैठ रही? ये तो 72 घंटे मैं आपको बताती हूँ। नहीं ऋचा दी, आप मुझे एक बात बताओ। एक महिला बोलती है कि मेरे से पुलिस वाले ने मेरे केस में एक्शन लेने के लिए कोई फेवर मांगा। क्या होता है उस पुलिस वाले का? इमीडिएट सस्पेंशन। ठीक है, इमीडिएट सस्पेंशन। एक जिंदा इंसान तो शायद फिर भी झूठ बोल सकता हो, एक मुर्दा इंसान तो शायद नहीं झूठ बोल के जाएगा ना। 4 दिन हो गए हैं, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी ने कॉग्निजेंस लिया है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, कोई तो होगा जो उस जज के ऊपर होगा। भी नहीं अभी तक कुछ। अरे कोई कॉग्निजेंस लो, कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर दो। इतना हवा मच गया, इतना बवाल मच गया, मतलब मरे हुए भी आदमी। इसीलिए तो उसने बोला कि अगर नहीं न्याय दे सकते, अस्थियां मेरी गटर में जाएंगी। ऐसे ही थोड़ी ना बोल के गया वो। एक बात बताइए दीपिका, आपको याद होगा, मैंने एज मीडिया प्रोफेशनल 2007, मतलब सोचिए 17 साल पहले, पहली बार जिंदगी लाइव जब मैं एक शो करती थी, मैंने ये मिसयूज ऑफ 498A करके मैंने एक शो बनाया था। उसके बाद 2009 में बनाया था, जिसमें सैयद मखदूम ने तब सुसाइड किया था। उसने भी ऐसे ही वीडियो बनाया था। 15 साल उसको हो गए, 17 साल मेरे पहले एपिसोड को हो गए।
तब हम लोगों ने सवाल उठाया था कि ये कैसा 498A में क्या था कि बस महिला ने कह दिया तो उसमें चाहे वो माइनर बच्चा का, उसने अपने भतीजे के लिए भी शिकायत में नाम दिया, वो भी उस टाइम पे तो बहुत भयावह केसेस आए थे, 6-6 साल के बच्चे 80-80 सब जेल जा रहे थे, सब जेल जा रहे थे। एक मेरे यहाँ एक गेस्ट आए थे, उनके फादर की इस वजह से डेथ हो गई थी कि वो बूढ़े फादर को जेल में डाला। क्या तब से अभी तक कुछ बदला है या कुछ नहीं बदला, क्या हुआ है? दी बदलाव मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी कि मिसयूज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कानून थोड़ा सा लचीला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इमीडिएट अरेस्ट अब नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले। CRPC 41A की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, वो मैंडेटरी है पुलिस के लिए। गाइडलाइंस आई थी 2014 में अरनेश कुमार जजमेंट की, और FIR भी अब इमीडिएटली रजिस्टर नहीं होती है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल उसके बाद एक्टिव हुए, वहाँ पे पहले काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद भी अगर महिला मान जाए उसकी, या मतलब 3 चीज़ें होती हैं, या तो महिला और पुरुष या पति पत्नी जो है वो बोलेंगे कि चलो जी है, हम लोग अपने डिफरेंसेस सुलटा लेंगे और हम वापस जाके साथ में रह लेंगे, या फिर पति पहले ही डर जाएगा, किसी संभ्रांत परिवार का होगा, नहीं इस पचड़े में पटना चाहता होगा, तो जो मांग रही है वो दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर महिला बोले कि मैं तो FIR करूंगी, तो FIR होती है, बिल्कुल होती है, अभी भी 200% होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस FIR अगर महिला चाहे दर्ज करना तो मना कर दे कि नहीं भाई तुम्हारा झूठा केस बन रहा है, हम तो FIR नहीं करेंगे, नहीं, FIR अभी भी होती है। डेटा उतना ही है 498A के फाइलिंग का। अरेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, लेकिन हैरेसमेंट तो है। लेकिन ऋचा दी, अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा पक्ष, जहाँ पे जो हमारे वकील है, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि कैसे एक पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी जाती है। 2014 के बाद 377 अननेचुरल सेक्स जो कि अतुल के ऊपर, यस अननेचुरल सेक्स लगा दो पति के ऊपर, मॉलेस्टेशन चार्ज लगा दो देवर या ससुर के ऊपर, रेप केस लगा दो ससुर या देवर के ऊपर या ननद के पति के ऊपर, ऐसे केसेस कोई भी आदमी पुरुष, कोई भी पुरुष। और आप देखेंगे तो अतुल की वीडियो के एंड में आप ऑब्जर्व करें, नहीं पाई वहां तक, मैंने तो एक एक शब्द सुना है दीदी। एंड में वो कहता है कि मैं अपने भैया से और अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे जाने के बाद कभी आपस में बैठ के बात करने की बात हो किसी वजह से, तो किसी भी प्राइवेट स्पेस में नहीं मिलना, पब्लिक स्पेस में मिलना, नहीं तो आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम हर रोज़ देख रहे हैं ये सब कुछ होते हुए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंसान को बेल दी थी, वो देखिए मतलब कहाँ किस एक्सटेंड तक मतलब लोग डेविल हो चुके हैं कि महिला ने बोला, डिस्प्यूट था अपने हस्बैंड के साथ, महिला ने बोला कि चलो सेटलमेंट की बात करते हैं, तुम आ जाओ बात करने के लिए, और वो कहीं पे मिले होंगे बातचीत करने के लिए अपनी सेटलमेंट की। उसने उसके बाद उसके ऊपर रेप केस लगा दिया। वो आधे और 1 घंटे की जो उनकी मुलाकात हुई होगी, वैसे तो पत्नी जो है अपने पति के ऊपर रेप का केस नहीं लगा सकती है, लेकिन अगर सेपरेटेड है कोई लेडी तो लगा सकती है। मैरिटल रेप की तो बातें हो रही है। तो उसने वो जो एक छोटी सी मुलाकात थी जो कि सेपरेशन से रिलेटेड थी, उसके ऊपर रेप केस लगा दिया। तो फिर ये दौड़ा दौड़ा गया एंटिसिपेटरी बेल लेने, और फिर उसको दिल्ली हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिली। कहाँ तक बचेगा कोई, और कोई इंसान क्यों नहीं डरेगा? मतलब कैसे कैसे केसेस देख रहे हैं हम लोग, तो दी ऐसे केसेस देख रहे हैं जहाँ पे आदमी ने कभी लड़की का मुंह नहीं देखा, नाम नहीं जानता, उसकी तरफ से बलात्कार के आरोप में 5-5 महीने जेल में बिता रहा है। मतलब कोई रिश्तेदारी की वजह से केस नहीं, सेक्सटॉर्शन गैंग्स, हनी ट्रैप गैंग्स प्रॉपर, मतलब हॉरर स्टोरीज है ये, और ये पुलिस की मिली भगत में होती हुई स्टोरीज है। अभी हम लोगों ने पिछले साल एक गैंग को अरेस्ट करवाया गुड़गांव में। मुनेश देवी नाम की सब इंस्पेक्टर थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए कह रही है, दे दे भाई 1.5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे पे रेप का केस हो जाएगा, तेरे को पता है ना, फिर कहाँ ही तू निकल पाएगा, अभी सुलट ले, निकल ले। और पीछे से उसको जा रही थी उसमें से आधी कट उस पैसे में से। ऐसा एक केस के बारे में मैंने ट्वीट किया था, तब वो हुआ था ग्वालियर वाला। वो तो भीम आर्मी SC/ST एक्ट में भी लगाया, क्योंकि जिस आदमी पे इल्जाम लगाया वो ब्राह्मण था, और उसके पिता की सेवा के लिए जो नर्स रखी गई थी उसने रेप का इल्जाम लगा दिया, वो जेल चले गए।
अब आपने तो उस आदमी की रेपुटेशन, वो अपने बेटे को क्या मुंह दिखाएगा, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा, लड़े और फिर बाई चांस इन्होंने कोई रिकॉर्ड कर लिया कॉन्वर्सेशन, तो उसमें उसने शायद 25-30 लाख रुपए मांगे, उसने कहा कि इसमें से 15 या मुझे एग्जैक्ट अमाउंट सब याद नहीं, भीम आर्मी को देने। आप सोचिए कितने कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। सिस्टम है दी, पैसे का धंधा बन चुका है, मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में, पैसे का धंधा बन चुका है। पुलिस वाले मिले हुए हैं, एडवोकेट्स मिले हुए हैं। अभी एट प्रेजेंट एज वी टॉक वी आर इन द सुप्रीम कोर्ट विद अ केस जहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ऊपर झूठा रेप केस लगाया हुआ एक महिला ने, जो दिल्ली में 7 ऐसे केस कर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट सॉरी टू से बट हमारी सुनना ही नहीं चाह रही है। हालांकि थैंकफुली उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है, कल को आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट मिला हुआ है उस महिला के साथ। एडवोकेट ने कॉल करी है, मैं आपका मैटर सेटल करवा दूंगा 2 लाख रुपए में, और फिर भी ये पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, एडवोकेट भी मिले हुए हैं। ये एक लॉज को बनाया गया था कि महिलाओं की प्रोटेक्शन हो, एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है नाउ टू एक्सप्लॉइट देम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। 498 इज मल्टी करोड़ बिजनेस, मल्टी करोड़ बिजनेस। एडवोकेट पैसा मांगते हैं, पुलिस पैसा मांगती है, फिर मेंटेनेंस अगर लग जाए तो फिर वो होती है, फिर एलिमनी, फिर उसके बाद अगर जज कहीं पे करप्ट है तो जज को आप दो, मतलब, और सबको देने वाला कौन है? एक पति या पुरुष। कहाँ तक दे देगा बेचारा? यही तो बोला अतुल ने कि आई रिफ्यूज टू बी द ATM फॉर माई ओन डिस्ट्रक्शन। दीपिका, मुझे आपसे ना इस मुद्दे पर बहुत लंबी बात करनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस समय दीपिका एक चैनल से दूसरे चैनल इस मुद्दे को, और क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि बहुत दुखद होता है, लेकिन आपको लगता है चलो इस बहाने बात हो रही है ना, नहीं तो लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग एक कहीं आप लड़ रही हैं, एक आध कुछ हो रहा है, लेकिन आपको लगता है दीपिका बदलेगा, अतुल कुछ बदलाव ला पाएंगे, अतुल का ये जो हादसा हुआ? मैं वैसे बहुत कभी कभार निराश हो जाती हूँ, बट जाने क्यों दी, बहुत उम्मीद है अब जगी है थोड़ी सी कि शायद कुछ बदलेगा। मतलब जो लॉ जलाई है अतुल ने, मुझे लगता है वो शायद कुछ ना कुछ उजाला जरूर करेगी। खुदकुशी तो उससे पहले भी हुई है, क्या बदला? पर जिस तरह से तो 2009 में हुई थी, 15 साल। हाँ, जिस तरह इस केस ने लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है, वैसा आज तक मैंने नहीं देखा था, और अनफॉर्चुनेट है ये बहुत, लेकिन फैक्ट ये है कि आज के समय पे अगर मीडिया किसी मुद्दे को उठा देती है तो वो बहुत दूर तक आवाज़ पहुंच जाती है, और मैं देख रही हूँ कि एटलीस्ट अतुल के केस में मीडिया बहुत सपोर्ट कर रही है, और क्योंकि मीडिया के लोग भी अपने आसपास सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं। अति हो गई है, तो उम्मीद तो है। बाकी मैं आपके माध्यम से भी, आपको ऋचा दी, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत पहुँचे हुए लोग फॉलो करते हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे आज एक ही विनती कर रही हूँ कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस इस केस का कॉग्निजेंस लें, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, शुरुआत कहीं से विनती है कि करी जाए, क्योंकि एक जान गई है, एक इतना नौजवान इंसान है, उसने अपनी जान दी है और न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान दी है। एकदम से मेंस कमीशन बन जाए नहीं हो सकता, मैं भी जानती हूँ कि बहुत चीज़ें होती हैं इस तरह का कोई बदलाव लाने में, लेकिन एक कमेटी बनाई जाए, उसमें रिटायर्ड जजेस हों, सोशल वर्कर्स हों, मेंस राइट एक्टिविस्ट हों, विमेंस राइट एक्टिविस्ट भी हों। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पुरुषों के लिए जो लड़ रहे हैं वो महिलाओं के खिलाफ नहीं है, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, पुरुषों के खिलाफ नहीं है। तो साथ में बैठ के ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि महिलाओं को भी न्याय मिले और पुरुषों के साथ भी अन्याय ना हो। तो एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए कि ये जो कानून बनाए गए थे, बार बार बनाए गए हैं, 83 में 498 आया, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, 2012 में पॉक्सो आया, फिर उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आया, अब मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं। तो ये निर्भया के केस के बाद बलात्कार कानून का बिल्कुल बदलाव कर दिया गया। तो वो जो बदलाव किया गया था, वो जो अमेंडमेंट्स करी थी, उसका उपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ? क्योंकि अभी तो बलात्कार के कानूनों का इतना धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है कि 10 साल बाद ऋचा दी, आप और मैं बैठ के फॉल्स रेप केसेस को डिस्कस करेंगे। आई एम सो कॉन्फिडेंट। तो एक कमेटी बिठानी चाहिए इससे पहले कि और अतुल अपनी जान दे, एक कमेटी बिठानी चाहिए। मेरा इनबॉक्स दी इस टाइम पे फ्लडेड है। अभी भी सवेरे एक बहन का मैसेज आया है कि दी कल रात को भाई बहुत ज़्यादा रोया
और कह रहा है कि मैं भी अतुल की तरह ही कुछ करने की सोच रहा हूँ। एक एग्जाम्पल सेट ना हो जाए, मुझे डर लगता लोग लोग सोच रहे, मैं तो इनबॉक्स भरे पड़े हैं दी, ये बोलते हुए कि मैं भी अगला अतुल ही हूँ दीदी, मैं भी अगला अतुल हूँ, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो एक अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और जितनी जल्दी हो सके वो हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को थोड़ी सी वो मिलेगी कि हाँ शायद कुछ बदलेगा। और मुझे तो ये कहना है कि जब महिलाएं, कोई महिलाओं पुरुषों की कोई दुश्मनी थोड़ी चल रही है। आपके घर में क्या आदमी नहीं है, कि आपका पिता नहीं है, कि आपका भाई नहीं है, कि आपका बेटा नहीं है? अगर हम सब लोग झूठे केसों में फंसाने में आ गए तो फिर कोई आदमी बचेगा नहीं इस देश में। मुझे अति देखिए, एक अच्छी सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इक्विटेबल सोसाइटी, हम लोग सारे एक ही सोसाइटी का पार्ट हैं। एक दूसरे के दुश्मन बन के नहीं रह सकते। बड़ी अफसोस की बात है कि आज के समय पे बहुत सारे हम फेमिनिस्ट्स के पोस्ट देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, मतलब जितना जहर वो भी डिफेंड कर रही हैं कई। हाँ, जितना जहर उगला जा रहा है, मतलब मुझे नहीं कभी भी याद आता कि कोई बहुत ही भयावह केस हो गया हो किसी महिला के लिए और मैंने ऐसा बोला हो कि इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो जहर इस समय पे उगला जा रहा है कि पेट्रियार्की डोमिनेट्स, पेट्रियार्की कम्स टू टेक इट्स पावर, मतलब एंडलेस। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरे साथ बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत, मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, बट बहुत महिलाओं का सपोर्ट भी है दी। बहुत सारी बहनें हैं। आज ही सवेरे मुझे एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी की जो डाइवर्सिटी की हेड है, उनका मैसेज आया हुआ है। वो कह रही है, दीपिका मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सती को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो आई होप बदलाव आएगा दी। ऐसा लगता है कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है और शायद हम कोई बदलाव देखें। बहुत दुखद है जो अतुल के साथ हुआ, लेकिन अगर जो उन्होंने किया और जिस मकसद से किया वही देश को और जुडिशरी को, हमारे समाज को जगाने में और महिलाओं को जगाने में काम आए। देखिए तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम अपनी सोसाइटी को ना शेप करते हैं। जो चीज़ एक नॉर्म बन जाती है फिर वो बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। तो पुरुषों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्टेबल उस टाइम पे माना गया, वो या फिर एक नॉर्म था, वो बढ़ता चला गया। डाउरी एक ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे। अभी भी कर रहे हैं, सब हाँ, जो अफोर्ड कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल एक एक्सचेंज गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने एक भयावह रूप ले लिया जहाँ पे पतियों के परिवारों ने ये सोच लिया कि ये उनका बर्थ राइट है ना, और चीज़ें बद से बदतर होती गई। वही चीज़ मैं अब होते देखती हूँ महिलाओं के अधिकारों के लिए, कि एक नॉर्म बनता जा रहा है कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं, आप थप्पड़ मार सकते हैं, आप झूठे केस कर सकते हैं, आप इंसान को धमकी दे सकते हैं कि मैं तुझे जेल में सड़वा दूंगी, आप झूठे केसेस कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक टूटी हुई मैरिज का लाखों करोड़ों रुपए मांग के फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड इट इज़ स्प्रेडिंग, इट इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड। बच्चों के भविष्य के लिए, ये भविष्य के, मतलब इस देश के भविष्य के लिए कितना खराब है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसे बदलना होगा। दीपिका बहुत सालों से लगी हुई हैं, और दीपिका आज की बातचीत मुझे लगता है पूरी नहीं हुई। मुझे आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे जो मिसयूज़ हो रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों पे, और कैसे इसको बदलेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगी, लेकिन आज आपकी समय की कमी की मजबूरी मैं समझती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।